ये है हमारा क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का सेकंड लेक्चर। चैप्टर फर्स्ट में हम क्या पढ़े हैं कि जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 में उसके कॉजेज़ क्या हैं। 4 कॉजेज़ पढ़े थे, पॉलिटिकल कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़, सोशियो रिलीजियस कॉजेज़ एंड मिलिट्री कॉजेज़। 4 कॉजेज़ हम पढ़े थे, ठीक है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इमीडिएट कॉज क्या था, मतलब जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था वो मेन कॉज क्या था उसका, ये देखते हैं। इमीडिएट कॉज ऑफ रिवॉल्ट 1857, ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस की वजह से क्या हुआ, ये रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया। ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस क्या है, मतलब जो उस टाइम पे गन्स थी वो कैसे किससे बनी हुई थी, एनिमल फैट के ग्रीस से, मतलब एनिमल के फैट से वो बनी हुई थी, ठीक है। उसको मतलब मुंह से उसको निकालना पड़ता था, तब उसमें जो भी कार्ट्रिजेस होती थी उसको डालना पड़ता था, ठीक है, गन के अंदर लोड करना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें थी। इन 1856 में ओल्ड मस्केट्स रिप्लेस्ड बाय इनफील्ड राइफल्स। ओल्ड मस्केट्स मतलब जो पुरानी गन्स थी यूज़ की जाती थी वॉर में, मतलब लड़ाई झगड़े में जो भी यूज़ की जाती थी गन्स, वो क्या थी, ओल्ड मस्केट्स मीन्स पुरानी थी, तो उसमें एनिमल फैट का यूज़ नहीं किया गया था। लेकिन उसको चेंज करके ब्रिटिशर्स ने नई राइफल ला दी, इनफील्ड राइफल्स, ठीक है, नई गन ला दी। कौन सी, इनफील्ड राइफल्स। इनफील्ड राइफल्स की जो कार्ट्रिजेस थी, मीन्स जो कारतूस होती हैं, जो गन के अंदर जो गोलियां होती हैं, वो किससे बनी थी, एनिमल फैट से बनी हुई थी, ठीक है। और उसको मुंह से उसको निकाल करके तब गन के अंदर लोड करना पड़ता था, ठीक है। ग्रीस मेड ऑफ एनिमल फैट। ग्रीस किससे बनी हुई थी, एनिमल फैट से। नेक्स्ट है हिंदूज काउ सैक्रेड एंड मुस्लिम पिग वॉज ताबू। और किसके एनिमल के फैट से बनी थी, काउ के फैट से और पिग के फैट से। हिंदूज जितने थे वो क्या मानते थे, काउ को सैक्रेड मानते थे, मतलब उनको उनकी पूजा करते थे। काउ जो गाय थी उनकी पूजा करते थे, उन्हें एज अ गॉड मानते थे, ठीक है। और मुस्लिम पिग वॉज ताबू, मुस्लिम पिग को नहीं खाते थे, ठीक है। पिग को खाना वो ताबू मानते थे, ताबू मतलब वो अपने धर्म के खिलाफ मानते थे पिग को खाना, ठीक है। ये सब क्या हुआ, और इनसे ज़बरदस्ती जो ब्रिटिशर्स थे वो करवाते थे कि आप लोगों को यही राइफल्स को यूज़ करना है। इससे क्या हुआ, हिंदू भी काफ़ी गुस्सा हुए और मुस्लिम भी काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर क्या हुई, अगेंस्ट हो गए, किसके, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। अब स्टार्ट कैसे हुआ, बिगनिंग मंगल पांडे 34th नेटिव इन्फेंट्री फर्स्ट सिपाही हु डिसअपॉइंट ऑर्डर्स। मंगल पांडे कौन थे, 34th नेटिव इन्फेंट्री। इन्फेंट्री मतलब जो आर्मी है वो कौन सी, पैदल वाली, ठीक है। और कैवेलरी क्या है, जो घुड़सवारी मतलब घोड़े पर सवार हो करके जो आर्मी है वो कैवेलरी है। इन्फेंट्री क्या है, जो पैदल चलती है, ठीक है। 34th नेटिव इन्फेंट्री मीन्स जो इंडिया के ही ये सोल्जर थे, आर्मी थे, कौन, मंगल पांडे। ये पहले ऐसे सिपाही थे जिन्होंने इस ऑर्डर को मना किया, ठीक है, कि हम इन कार्ट्रिजेस को, इस राइफल को हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इन्होंने ही किल्ड 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स एट बैरकपुर नियर कलकत्ता 29 मार्च 1857। मंगल पांडे ने जब बहुत ज़्यादा फोर्स करने लगे ब्रिटिशर्स कि आप लोगों की इन राइफल्स को यूज़ करना है, कार्ट्रिजेस को जो एनिमल फैट से बनी हुई है इसे यूज़ करना है, ठीक है। तब मंगल पांडे क्या किए, जो ब्रिटिशर्स के 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को इन्होंने मार दिया, ठीक है। कहाँ पर, बैरकपुर नियर कैलकाटा। कैलकाटा में
कलकत्ता के पास है बैरकपुर, वहाँ पर 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने दो ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिए। ठीक है, और ये ऐसे पहले सिपाही थे, पहले ऐसे आर्मी ऑफिसर थे, पहले ऐसे सोल्जर थे जिन्होंने इनके खिलाफ गए, जिन्होंने इस ऑर्डर को कि हम कार्ट्रिजेस को यूज़ नहीं करेंगे, इस ऑर्डर को मना किया। ठीक है, बहरमपुर रेजिमेंट डिसअपॉइंट। फिर बहरमपुर ये भी प्लेस है, यहाँ के जो भी रेजिमेंट थे, रेजिमेंट मतलब जो यहाँ की आर्मी थी, यहाँ के जो सिपाहीज थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने भी इस ऑर्डर को मना कर दिया। ठीक है, फिर जब ये न्यूज़ सुनी गई कि मंगल पांडे ने इस ऑर्डर के खिलाफ जाकर के 2 ब्रिटिशर्स को मार गिराया, इसके बाद और जो मतलब कंट्री के और जो अलग पार्ट्स हैं और जितने भी पार्ट्स हैं, वहाँ के सिपाहीज भी क्या हुए, इस ऑर्डर के खिलाफ जाने लगे। समझ में आया इतना? इमीडिएट कॉज क्या था? ग्रीस्ड कार्टिजेस। ठीक है, समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये एनिमल फैट से बनी हुई थी, और किसके एनिमल से, मतलब किसके फैट से? काऊ के फैट से और पिग के फैट से। काऊ को सैक्रेड मानते थे हिंदूज, और पिग को मुंह में लगाना या पिग को खाना, इसको ताबू मानते थे कौन? मुस्लिम, मतलब अपने धर्म के, अपने रिलीजियस के खिलाफ मानते थे। ठीक है, समझ में आया? मंगल पांडे पहले ऐसे सिपाही थे जिन्होंने इस ऑर्डर के खिलाफ गए। समझ में आ गया इतना? नोट करिए, नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट, मतलब ये रिवॉल्ट कहाँ कहाँ पर स्प्रेड हुआ, कहाँ कहाँ पर फैला। सबसे पहले देखते हैं मेरठ। सबसे पहले कहाँ पर गया? मेरठ में। मेरठ में 85 सिपाहीज ऑफ कैवेलरी वर कोर्ट मार्शल्ड फॉर रिफ्यूजिंग टू यूज कार्ट्रिजेस। मेरठ में जब इन्होंने 1857 रिवॉल्ट को आगे किए, तो उसमें 85 सिपाहीज थे, 85 कैवेलरी सिपाहीज थे, मतलब जो घुड़सवारी, जो घोड़े पर सवार होकर के जो उनकी आर्मी होती है, उसमें 85 सिपाहीज थे जिन्होंने एक कोर्ट मार्शल मीन्स एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम कार्ट्रिजेस को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इन एनिमल फैट वाली, ग्रीस्ड वाली कार्ट्रिजेस को यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पर ऑन 10 मई 1857 शॉट देयर ऑफिसर्स एंड मूव टू दिल्ली। 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को मेरठ में बहुत, मतलब कई ऑफिसर्स को मार गिराए। ठीक है, जो इंडियंस, जो नेटिव सिपाहीज थे, उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्हें मार दिए, और यहाँ पर मेरठ में मारने के बाद कहाँ पर मूव किए? दिल्ली में मूव किए। दिल्ली में देखते हैं 10 मई को मेरठ में, और 12 मई को कहाँ पहुँच गए? दिल्ली में पहुँच गए। ऑन 12 मई 1857 किल्ड मैनी ब्रिटिश ऑफिसर्स। 12 मई 1857 को बहुत ढेर सारे, मतलब कई ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिए। ठीक है, कौन? सिपाही, जो नेटिव सिपाही थे, जो इंडियन आर्मी थी, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिए। डिक्लेयर्ड बहादुर शाह सेकेंड एज एम्परर ऑफ इंडिया। जो मेरठ से आए थे, जो सिपाहीज थे, और जो वहाँ के सिपाहीज थे दिल्ली के, उन्होंने क्या कर दिया? ब्रिटिशर्स को मार दिया। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, सारे ब्रिटिशर्स ख़त्म नहीं हुए, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्हें मार दिए, और बहादुर शाह सेकंड को एम्परर बना दिए। ठीक है, सब क्या कहने लगे कि बहादुर शाह सेकंड क्या है? हमारे इंडिया के एम्परर हैं। ठीक है, ये बहादुर शाह सेकंड मुगल एम्परर के थे। ठीक है, मुगल एम्परर के थे, मीन्स मुगल एम्पायर के थे कौन? बहादुर शाह सेकंड, और इन्हें इंडिया का एम्परर बना दिया, मतलब कि ये एज अ किंग है इंडिया के, जो हमारे इंडिया में रूल करेंगे।
सितंबर 1857 में अब क्या हुआ, बहुत कई ऑफिसर्स जो मीन्स काफ़ी बड़े ऑफिसर्स थे उन्हें मार दिए। तो दिल्ली कुछ टाइम के लिए तो ब्रिटिश के कैप्चर से बच गई, लेकिन फिर वापस से सितंबर 1857 में ब्रिटिशर्स ने वापस से दिल्ली को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। वापस से फिर से ब्रिटिशर्स जो थे वो दिल्ली को कब्जा कर लिया और वहाँ पर रूल करने लगे। बहादुर शाह सेकेंड वॉज अरेस्टेड एंड एक्साइल्ड टू मंडले, बर्मा, डाइड 1862। बहादुर शाह सेकेंड को अरेस्ट कर लिए कौन, ब्रिटिशर्स, क्योंकि जब यहाँ पर मतलब जब 12 मई 1857 में जब ये रिवॉल्ट हुआ दिल्ली में, तब बहुत कई ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिए थे और एम्परर किन्हें बना दिया गया था, बहादुर शाह सेकेंड को। ठीक है, इस वजह से मतलब मुगल एम्पायर थे, ये राजा भी थे उस टाइम पे दिल्ली के, जब रिवॉल्ट हुआ और फिर से डिक्लेयर कर दिए पूरे इंडिया का एम्परर। इस वजह से ब्रिटिशर्स क्या सोचे कि इन्हीं की वजह से ये लड़ाई हुई, इनके खिलाफ हुए और इन्हें अरेस्ट कर लिए। किन्हें, बहादुर शाह सेकेंड को अरेस्ट कर लिए और इन्हें देश से बाहर निकाल दिए। एक्साइल्ड मतलब बाहर, देश से बाहर निकाल दिए, मीन्स इंडिया कंट्री से बाहर निकाल दिए। कहाँ पर, मंडल है बर्मा, बर्मा में एक जगह है मंडल है, वहाँ पर भेज दिए, जहाँ पर उनकी डेथ हो गई। कहाँ, कब, 1862 में। ठीक है, सितंबर 1857 में दिल्ली को फिर से रिकैप्चर किए और बहादुर शाह सेकेंड को अरेस्ट करके बाहर दूसरे कंट्री में मंडल है बर्मा में भेज दिए, जहाँ पर उनकी डेथ हुई कब, 1862 में। 1857 में बाहर निकाला गया और 1862 में उनकी डेथ हो गई। और बहादुर शाह सेकेंड के सामने ही उनके सन को और उनके ग्रैंड सन को उनके ही सामने शॉट किया गया, मीन्स उनको भी मारा गया है। ठीक है, बहादुर शाह सेकेंड के सन को और ग्रैंड सन को। समझ में आया इतना? ये क्या हो गया, मेरठ और दिल्ली। नोट करिए इसे, फिर हम नेक्स्ट एरिया देखते हैं। नेक्स्ट कौन सी प्लेस थी, लखनऊ। लखनऊ में जो रूल कर रही थी वो कौन थी, बेगम हजरत महल। ठीक है, कौन थी, बेगम हजरत महल, वाइफ ऑफ नवाब ऑफ अवध। अवध के जो नवाब थे उन्हीं की वाइफ थी कौन, बेगम हजरत महल। इन्होंने अपनी रेसिडेंसी को बचाने के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी, जिससे बहुत से सिपाहीज जो बहुत लॉयल सिपाहीज थे उनकी भी जान गई इस रेसिडेंसी को बचाने में। मार्च 1858 में रिकैप्चर्ड बाय ब्रिटिशर्स। 1858 मार्च में वापस से ब्रिटिशर्स ने रिकैप्चर कर लिया लखनऊ रेसिडेंसी को। एट फैजाबाद लीडर ऑफ रिबल्स वॉज मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद में लीडर कौन थे, रिबल्स के। रिबल्स मीन्स जो विद्रोह कर रहे थे, जितने भी विद्रोह कर रहे थे, मीन्स जितने भी अगेंस्ट में थे ब्रिटिशर्स के, उनके लीडर कौन थे फैजाबाद में, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, कौन, मौलवी अहमदुल्ला। ये लखनऊ के बारे में हो गया कि बेगम हजरत महल थी, रूल कर रही थी, किनकी वाइफ थी, नवाब ऑफ अवध के। अवध के जो नवाब थे उनकी वाइफ थी कौन, बेगम हजरत महल। 1850 मतलब लड़ाई किए काफ़ी लोग मिल करके अब लखनऊ रेसिडेंसी को बचाए, लेकिन 1858 में, मार्च 1858 में वापस से ब्रिटिशर्स ने रिकैप्चर कर लिया, मीन्स लखनऊ रेसिडेंसी को वापस से कब्जा कर लिया। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं कानपुर। हेडेड बाय नाना साहेब, एडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकेंड। बाजीराव सेकेंड के जो एडॉप्टेड सन थे कौन, नाना साहेब। ठीक है, यही हेड कर रहे थे, मीन्स जो हेड थे कानपुर के वो कौन थे, नाना साहेब बाजीराव सेकेंड के एडॉप्टेड सन थे। लास्ट मराठा पेशवा, नाना साहेब लास्ट मराठा पेशवा थे, मीन्स लास्ट मराठा मतलब मराठास के नेता थे।
ठीक है, पेशवा मीन्स नेता थे। ब्रिटिश सरेंडर जून 1857, जब नाना साहेब वहाँ पर मतलब हेड थे और अब काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़े ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तब 1857 जून में ब्रिटिश क्या कर दिए, खुद को सरेंडर कर दिए। किनके सामने? नाना साहेब के सामने। ठीक है, कानपुर में जो रूल कर रहे थे नाना साहेब, उनके आगे खुद को क्या कर दिए, सरेंडर कर दिए। कौन? ब्रिटिशर्स, जून 1857 में। फिर इसके बाद ब्रिटिश डिफीटेड नाना साहेब दिसंबर 1857। पहले जून में खुद को सरेंडर किए, इसके बाद क्या किए, नाना साहेब को 1857 में दिसंबर में हरा दिए। ठीक है, सरेंडर करने के बाद नाना साहेब के साथ लड़ाई लड़े और दिसंबर 1857 में नाना साहब को हरा दिए। मिस लखनऊ को उसको कानपुर को वापस से फिर से उस पर कंट्रोल हो गया ब्रिटिशर्स का। असिस्टेड बाय तांत्या तोपे एंड अजीमुल्लाह, नाना साहेब के साथ ये लोग भी थे, मतलब नाना साहेब का साथ दे रहे थे कानपुर में तांत्या तोपे और अजीमुल्लाह भी इनका साथ दे रहे थे ब्रिटिशर्स को हटाने में। ठीक है, समझ में आया इतना? नोट करिए। फिर सेंट्रल इंडिया का देखते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल इंडिया। अगर हम सेंट्रल इंडिया में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं झांसी। झांसी में 22 ईयर ओल्ड रानी लक्ष्मीबाई, जब रानी लक्ष्मीबाई 22 साल की थी तब उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। और क्यों लड़ी? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने सन को अडॉप्ट किया था, उन्होंने एक सन को अडॉप्ट किया था। ठीक है, और उन्हें ही झांसी में सिंहासन पर बैठाना चाहती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहते थे, इस वजह से ये लड़ाई हुई और शी वॉज ज्वाइंड विद तांत्या तोपे एंड मार्च टू ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई झांसी रेसिडेंसी को बचाने के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी और फिर इसके बाद तांत्या तोपे के साथ ज्वाइन कर ली और मार्च टू ग्वालियर, फिर ग्वालियर की तरफ मूव कर गई। वहाँ पर भी ग्वालियर को बचाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और इसी लड़ाई में फिर रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ह्यूज रोज, बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर। ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे कौन? ह्यूज रोज। ठीक है, ह्यूज रोज थे। इन्होंने क्या कहा कि रानी लक्ष्मीबाई इज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर। मिलिट्री लीडर किनकी? जो भी लोग थे, मतलब रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थे, तो इन्होंने क्या क्या, ब्रिटिशर्स ने, कमांडर इन चीफ ह्यूज रोज ने, कि रानी लक्ष्मीबाई एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बहादुर मिलिट्री लीडर थी। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में। इन बिहार कुंवर सिंह एंड राजपूत राजा ऑफ जगदीशपुर। बिहार में कुंवर सिंह और राजपूत राजा जगदीशपुर के थे कौन? राजपूत राजा और बिहार के कुंवर सिंह। ये दोनों मिल करके बिहार को बचाने के लिए लड़ाई लड़े ब्रिटिशर्स से। किल्ड इन बैटल ऑफ बिहार, और ये लोग मारे गए कब? बैटल ऑफ बिहार। बिहार में जब लड़ाई हुई, कुंवर सिंह राजपूत राजा ये दोनों मिल करके ब्रिटिशर्स से लड़ाई किए, तब ये मारे गए। ठीक है, इस बैटल में, इस लड़ाई में ये मारे गए। कौन मार दिया? ब्रिटिशर्स ने इनको मार दिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग प्रोक्लेम्ड एंड ऑफ रिबेलियन ऑन 8 जुलाई 1858। जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे इंडिया के, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इन्होंने घोषणा की एंड ऑफ रिबेलियन ऑन 8 जुलाई 1858। उन्होंने ये कहा कि 8 जुलाई 1858 को ये रिबेलियन, ये विद्रोह खत्म हुआ। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने ये कहा कि जितना भी ये विद्रोह हुआ है पूरे जगह पर, जिन जिन जगहों पर हुआ है, ये सब खत्म हुआ कब? 8 जुलाई 1858 में। समझ में आया? नोट करिए इसे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
कुछ ऐसे मतलब कि जब ये रिवॉल्ट हुआ तब नेटिव जो लीडर थे, मतलब उस एरिया के लीडर कौन थे और ब्रिटिश लीडर कौन थे, ये देखते हैं। दिल्ली में लीडर कौन थे? बहादुर शाह सेकंड। और जो ब्रिटिश लीडर थे कौन थे? जॉन निकोलसन। इन दोनों के बीच में ये लड़ाई हुई है। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। ब्रिटिश लीडर कौन था? हेनरी लॉरेंस। कानपुर में नाना साहेब लीडर थे और ब्रिटिश लीडर कौन थे? सर कॉलिन कैंपबेल। ठीक है। नेक्स्ट है झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तांत्या तोपे थे और ब्रिटिश लीडर कौन थे? ह्यूज रोज। नेक्स्ट है बरेली में थे खान बहादुर खान और ब्रिटिश लीडर थे सर कॉलिन कैंपबेल। इलाहाबाद एंड बनारस में मौलवी लियाकत अली थे और ब्रिटिश लीडर थे कॉलोनेल वॉन्सेल। बिहार में कुंवर सिंह थे और ब्रिटिशर्स थे विलियम टेलर। ठीक है, ये जितने भी हैं ये लीडर हैं और ये ब्रिटिश लीडर हैं जिनके बीच में लड़ाई हुई है। समझ में आया इतना? इस टेबल को नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि दिल्ली में लीडर कौन थे और ब्रिटिश लीडर कौन थे जब ये रिवॉल्ट हुआ था। ठीक है, जब ये रिवॉल्ट दिल्ली में हुआ तब कौन थे, कानपुर में हुआ या इलाहाबाद में हुआ तब कौन थे, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि पहला मतलब ऐसा क्या हुआ जिससे इस वॉर से नतीजे क्या आए। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में नतीजे क्या आए, रिजल्ट क्या आया। सबसे पहले देखते हैं एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हुआ। कैसे? ब्रिटिश क्या कहने लगे कि ये जो इंडियंस में जितना भी विद्रोह हुआ, जितने भी लोग के अंदर क्रोध था, वो किसकी वजह से हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से हुआ है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इन्होंने ही ऐसा कुछ कर दिया है जिससे सारे इंडियंस क्या हो गए? नाराज हो गए। ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया। एक्ट लाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। एक एक्ट आया, कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट में क्या कहे? जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल था इंडिया में उसको हटा करके अब रूल कौन करेंगे? ब्रिटिशर्स रूल करेंगे। कौन? अब ये क्राउन किस पर आ गया? जो सिंहासन है या जो रूल करेंगे वो कौन करेंगे? ब्रिटिशर्स करेंगे। ये इस एक्ट में था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके कौन रूल करेंगे? ब्रिटिशर्स रूल करेंगे। ये एक्ट में था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। नेक्स्ट है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। और क्या कहे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो स्टेट के सेक्रेटरी होंगे, मतलब जो स्टेट है, ठीक है, उसे जो देखभाल करेगा वो कौन करेगा? ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर ही उस स्टेट को देखेगा, उस पर नज़र रखेगा। ठीक है, जैसे सेक्रेटरी, जैसे सीएम है या जो भी और पोस्ट है उसमें जैसे ऑफिसर है, कोई वहाँ लीड कर रहा है, लीडर है, उस स्टेट की देखभाल कर रहा है, तो वो कौन होगा? उस स्टेट का सेक्रेटरी ब्रिटिश कैबिनेट का ही मेंबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है और क्या खत्म कर दिए? ब्रिटिश ने खत्म कर दिया जनरल गवर्नर। ठीक, जो जनरल गवर्नर की पोस्ट थी उसको हटा करके वायसराय की पोस्ट ला दी। जनरल गवर्नर को हटा करके कौन सी पोस्ट ला दी? वायसराय। लॉर्ड कैनिंग जो थे ये जनरल गवर्नर थे इंडिया के। जब ये रिवॉल्ट हुआ 1857-58 में, लॉर्ड कैनिंग ही कौन थे? जनरल गवर्नर थे। जब ये चेंज हुआ कि जनरल गवर्नर से किस में चेंज हो गया है? वायसराय में, तब पहले वायसराय कौन थे इंडिया के? लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि ये जनरल गवर्नर ही थे उस टाइम पे, और जब वायसराय में चेंज हो गया तो यही लॉर्ड कैनिंग वायसराय में चेंज हो गए। ठीक है, वायसराय पोस्ट में आ गए।
तो फर्स्ट वायसरॉय कौन था इंडिया का? लॉर्ड कैनिंग। समझ आया? इसमें क्या कर दिए, और ये जो गवर्नर जनरल थी ये किनकी पोस्ट थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की पोस्ट थी, इस वजह से उसे खत्म कर दिए। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी चीजें थी उन सब चीजों को ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दिया। यहाँ से क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हुआ। नेक्स्ट है क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियंस। क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन मतलब क्वीन विक्टोरिया ने कुछ घोषणा की, कुछ बातें कही। जैसे क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन को मैग्ना कार्टा भी कहते थे, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियंस कहते थे। मैग्ना कार्टा क्या है? ये है इंग्लैंड में जब पहला कानून बनाया गया था, कुछ चीज़ें बनाई गई थी, उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया था। इंग्लैंड में जब बनाया गया, कुछ कानून बनाया गया, कुछ लॉ बनाए गए सबसे पहले, तो उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। जब क्वीन विक्टोरिया ने कुछ बातें कही, मतलब कुछ वादे किए, उसे मैग्ना कार्टा कहा गया इंडिया का। ठीक है, इंडियंस के लिए ये मैग्ना कार्टा कहा गया। समझ में आया? नेक्स्ट है ऑन 1 नवंबर 1858 शी प्रॉमिस्ड। 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया ने कुछ प्रॉमिस किए। क्या क्या? इंडिया गवर्न्ड बाय क्वीन। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि जो इंडिया को गवर्न कौन करेगा? क्वीन करेंगी। ठीक है। फिर कहा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कैंसल्ड एंड स्टॉप पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। जो कुछ सोशल पॉलिसी थी जो ब्रिटिशर्स ने लागू की थी, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो इन्होंने क्या कहा क्वीन विक्टोरिया ने कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को हम ख़त्म करते हैं और पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन को भी हम ख़त्म करते हैं। क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या कर रहे थे कि जिनके सन नहीं है या जो अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उनके एरिया को कौन कंट्रोल करेगा, उस एरिया को कौन कब्जा कर लेगा? ब्रिटिशर्स के अंडर में वो एरिया आ जाएगा। ठीक है। और पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन मतलब किसी एरिया को कब्जा करना, जो पॉलिसी बनाए थे ब्रिटिशर्स, ये ख़त्म कर देंगे। ये क्वीन विक्टोरिया का प्रॉमिस था इंडियन से। ठीक है। एनेक्सेशन में जैसे मान लीजिए पहले भी हम पढ़े हैं कि जो किंग थे उनसे टैक्स लेते थे आर्मियों के लिए, अपने फोर्स बनाने के लिए, जो नहीं दे पाते थे उनके एरिया को अपने कब्जे में कर लेते थे। तो इस पॉलिसी को क्वीन विक्टोरिया ने कहा कि हम इसे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट है इंडियन अपॉइंटेड टू देयर क्वालिफिकेशन। और इन्होंने प्रॉमिस किया कि ऐसे ही किसी की भर्ती किसी भी सोल्जर्स में, आर्मी उस फील्ड में नहीं करेंगे, या किसी भी ब्रिटिश में जो भी चीज़ें हैं, जो ब्रिटिशर्स की आर्मी है या जो भी उनकी जो भी चीज़ें हैं, उस पर अगर इंडियंस वर्क करना चाहते हैं तो उनको लिया जाएगा किसके बल मतलब किस पर? उनके क्वालिफिकेशन पर। अगर जो इंडियन के लोग हैं ब्रिटिश में, उन्हें वर्क करना है, जो ब्रिटिश की आर्मी है उस पर ज्वाइन होना है, उस पर काम करना है उनके साथ, तो उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी और कि वो कितना पढ़े लिखे हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, एज क्या है, ये सब चीज़ें देखी जाएगी, तब इंडियंस को उसमें भर्ती किया जाएगा। ठीक है। पहले क्या था, ब्रिटिशर्स ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते थे, ज़बरदस्ती उनसे काम करवाते थे। ठीक है, अपने आर्मी में, अपने फोर्स में उन्हें ज्वाइन करा देते थे। और इन्होंने ये भी कहा कि जितना भी भेदभाव था वो ख़त्म करेंगे। और क्या करेंगे कि जो ब्रिटिश हैं, जो ब्रिटिशर्स के लोग हैं, जितना वर्क कर रहे हैं उन्हें सैलरी मिल रही, तो अगर इंडियंस हैं वही वर्क कर रहे हैं तो उन्हें भी उतनी ही सैलरी मिलेगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। मतलब इंडियंस में या यूरोपियंस में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ब्रिटिशर्स में और इंडिया में कोई भेदभाव नहीं होगा। इसका प्रॉमिस कौन की है? क्वीन विक्टोरिया ने इस चीज़ों का प्रॉमिस किया। नेक्स्ट है नो इंटरफेरेंस इन पर्सनल कस्टम्स एंड बिलीफ्स।
और क्या कही, इन्होंने ये कहा कि अब कोई भी किसी के पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करेगा। मतलब पहले क्या था, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो इंडियंस थे उन्हें दाढ़ी नहीं रखने देते थे, टर्बन नहीं पहनने देते थे, या टीका नहीं लगाने देते थे। तो ये सब चीज़ें ब्रिटिशर्स ने मतलब उनकी पर्सनल कस्टम्स में जो मानते थे उन पर इंटरफेयर करते थे। क्वीन विक्टोरिया ने कहा कि अब कोई भी पर्सनल कस्टम्स में या बिलीव्स में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। जो उनका कस्टम है, जैसा उनका रीति रिवाज है वो करेंगे, या जिस चीज़ को वो मानते हैं वो मानेंगे, उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा या उस पर कोई रोक टोक नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है जनरल पार्डन टू रेबल्स। और क्या कही क्वीन विक्टोरिया कि जो भी लड़ाई हुई, ये रिवॉल्ट हुआ 1857 जो रिवॉल्ट हुआ, उसमें जितने भी विद्रोही थे, मतलब रेबल्स क्या है, रेबल्स मतलब होता है विद्रोही, जितने भी विद्रोही थे, जितने भी इंडियंस थे जो अगेंस्ट में थे ब्रिटिशर्स के और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, ठीक है, उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा, पार्डन मिल जाएगी। पार्डन मतलब उन्हें क्षमा कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। ठीक है। और क्या कही कि जो लोग मतलब ऐसे ही लड़ाई कर रहे थे उन्हें माफ़ कर देंगे। पनिशमेंट उन्हें मिलेगी जो डायरेक्टली ब्रिटिश के ऑफिसर्स को शॉट किए हैं, मीन्स किल किए हैं। ठीक है, जो डायरेक्टली मारे हैं, जैसे मंगल पांडे थे, मतलब एक एग्जाम्पल, उन्हें तो पहले ही मार दिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। तो इन्होंने क्या कहा, जैसे किसी इंसान ने, ये हैं मान लीजिए ये इंडिया के लीडर हैं, ठीक है, इन्होंने इस ब्रिटिश लीडर को डायरेक्टली मार दिया, तो इस लीडर को पनिशमेंट मिलेगी। और जितने भी मतलब इनका साथ दे रहे हैं, और जितने भी लोग थे जो नेटिव, जो हमारे इंडिया के लीडर थे, उनका साथ दे रहे थे, ऑफिसर्स को डायरेक्टली नहीं मारे हैं, उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। ठीक है। ये सब कुछ वादे किए कौन, क्वीन विक्टोरिया ने, लेकिन ये सोलोमन भी नहीं माना गया, मतलब ये जो भी चीज़ें थी ये फॉलो नहीं हो पाई। ठीक है। जितने भी वादे किए, जितने भी इन्होंने प्रॉमिस किए, वो माने नहीं गए हैं। ठीक है, उसे कोई नहीं माना। समझ में आया इतना? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मिलिट्री रिफॉर्म्स। मिलिट्री रिफॉर्म्स मतलब मिलिट्री में क्या चेंजेस आए। नंबर ऑफ नेटिव सोल्जर्स रिड्यूस्ड फ्रॉम 2,38,000 टू 1,40,000 सिपाहीज। जो नेटिव सोल्जर्स थे, मतलब जो इंडिया के ही सोल्जर्स थे, उन्हें वो पहले कितने थे, 2,38,000 थे, जिन्हें रिड्यूस कर दिया कितने में, 1,40,000 सिपाहीज में। ठीक है, ये चेंजेस आए मिलिट्री में। नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स को बढ़ा दिए, कितने थे पहले 45,000 और अब फिर कितने कर दिए, 65,000 कर दिए। 2:1 रेशियो इन बंगाल आर्मी। जो बंगाल में आर्मी थी उसको 2:1 के रेशियो में, मतलब 2:1, 2 यूरोपियन, अगर 2 यूरोपियन आर्मी है तो 2 में 1 है इंडिया के। ठीक है, 2 यूरोप के हैं और 1 इंडिया के हैं, ऐसा इस रेशियो में बंगाल आर्मी को कर दिया। मीन्स जितना इंडिया की आर्मी है, जितनी नेटिव सोल्जर्स है, उसका डबल है कौन सी आर्मी, यूरोपियन की। ठीक है। नेक्स्ट है कमीशन प्लेस्ड क्रूशियल ब्रांचेस विद ब्रिटिश ट्रूप्स। कमीशन प्लेस्ड क्रूशियल ब्रांचेस मीन्स मिलिट्री रिफॉर्म्स में जो भी इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस थी, जैसे आर्टिलरी, ये क्या है, ये जो तोप यूज़ करते हैं, उसका जो भी देखभाल था वो किसके अंडर में आ गया, ब्रिटिश के अंडर में आ गया। ब्रिटिश की टीम इसे संभालने लगी। मिलिट्री रिफॉर्म्स में
जो भी जैसे कमिश्नर बनाए जाते हैं, तो पहले इंडिया के लोग उस पर कमिश्नर थे, इंडिया के लोग कमिश्नर थे, और फिर कौन किन्हें बना दिए, ब्रिटिशर्स के टीम को, उन्हें ये जो ब्रांचेस थी इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस वो अपने अंडर में कर लिए। ठीक है, ब्रिटिशर्स इन इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस को अपने अंडर में कर लिए और इंडियंस को वहाँ से हटा दिए। नेक्स्ट है एक्सक्लूडिंग इंडियंस फ्रॉम ऑफिसर्स कॉर्प्स। एक्सक्लूडिंग इंडियंस ऑफिसर्स कॉर्प्स मतलब ऐसी पोस्ट जो ऑफिसर्स हैं, कॉर्प्स मीन्स टीम, जो ऑफिसर्स हैं, एक टीम है उसमें की ऑफिसर्स की, मिलिट्री में, आर्मी में, या फिर वो चाहे इन्फेंट्री की हो या कैवेलरी की हो, जिसमें कि मतलब किसी भी तरह की सोल्जर्स में, उसमें इंडियंस को ऑफिसर्स नहीं बनाया गया, इंडियंस को ऑफिसर की पोस्ट से हटा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी वाज फॉलोड। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी मतलब भेदभाव ये लोग फॉलो कर रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे, भेदभाव फॉलो कर रहे थे यूरोपियंस के बीच में, मीन्स ब्रिटिशर्स के बीच में और इंडियंस के बीच में इन्होंने भेदभाव किया है आर्मी में। ठीक है, उन्हें सैलरी पूरी नहीं देते थे, और वही चीज़ें हैं, उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं देते थे, और जो ब्रिटिश आर्मी थी उन्हें अच्छे घर मिलते थे रहने के लिए, उन्हें सैलरी ज़्यादा मिलती थी। तो ये सब चीज़ें थी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी में, मीन्स भेदभाव करते थे इंडियंस के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं, एक पॉलिसी डिवाइड एंड रूल मतलब फूट डालो और राज करो। क्या कहे कि अगर हम इंडियंस के बीच में ही क्या कर दें, फूट डाल दें, मतलब आपस में ही लड़वा दें, इंडियंस को आपस में लड़वा दें, हिंदू मुस्लिम में या रिलीजियस के खिलाफ, आर्मियों के अगेंस्ट में आपस में लड़ाई करें, और हम क्या करें, हम पूरे इंडिया में राज करें, रूल करें। ये पॉलिसी किनकी थी, ब्रिटिशर्स की थी। समझ में आया, डिवाइड एंड रूल मीन्स फूट डालो और राज करो। समझ में आया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिलेशन विद द प्रिंसली स्टेट्स। जो ब्रिटिशर्स थे उनका रिलेशन कैसा था प्रिंसली स्टेट्स के साथ। प्रिंसली स्टेट्स मतलब जो इंडिया में ही जो स्टेट्स थे उन्हीं को प्रिंसली स्टेट्स कहा गया। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट एप्रीहेंसिव ऑफ रशियन इन्वेशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट डर रही थी किस चीज़ से, रशियन इन्वेशन से, कि रशिया के लोग, रशियन मतलब इंडिया में रूल करते ब्रिटिशर्स, और ये डर रहे थे कि इंडिया में कहीं रशियन आकर आक्रमण ना कर दें, नहीं तो क्या होगा, ब्रिटिशर्स का रूल ख़त्म हो जाएगा इंडिया से। ठीक है, इस वजह से ये चाहते थे कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, अगर हम इन पर ध्यान दे दें, इनका साथ दे दें, तो इससे हमें मजबूती मिलेगी, जो अगर बाहर से कोई आक्रमण कर रहा है, अटैक कर रहा है इंडिया में, तो उससे हम लड़ सकेंगे। ठीक है, इस वजह से ये चाहते थे कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो इंडिया के ही स्टेट्स हैं, उनका हम साथ दें। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे तरीके से, बस वो अपने मतलब से कि हम साथ देंगे तो हमें ये लोग बाहर के आक्रमण से बचा लेंगे। ठीक है, इंडियन प्रिंसेस बिकम एजेंट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो इंडियन प्रिंसेस थे, जो इंडिया में राजा थे, रानियां थी, तो उन्हें क्या कर दिया, अपने ब्रिटिश क्राउन में ऐड कर लिया। मतलब अब ये जो प्रिंसेस थी इंडिया की, अब उन्हें किस में चेंज कर दिए, ब्रिटिश क्राउन में। मतलब ब्रिटिश ने अपने में ही उन्हें शामिल कर लिया। ठीक है, शामिल कर लिया ब्रिटिश क्राउन में, मीन्स ब्रिटिश के सिंहासन में, या ब्रिटिश का जो भी रूल करने का था उस पर इंडिया के प्रिंसेस को अपने ही टीम में शामिल कर लिए। नेक्स्ट है ब्रिटिश टर्न्ड रिएक्शनरी ग्रुप्स अमंग इंडियंस लाइक जमींदार और लैंडलॉर्ड्स। अब ब्रिटिशर्स उन चीज़ों पर, रिएक्शनरी ग्रुप्स मतलब ऐसी चीज़ों पर, उस ग्रुप पर ज़्यादा ध्यान देने लगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, उससे
क्या हो सकता था, ब्रिटिशर्स बच सकते थे, जो बाहर अगर अटैक कर रहे हैं, रशिया के अटैक से डर था इन्हें, तो उससे हम बच सकेंगे। इस वजह से ब्रिटिशर्स ने उनका साथ दिया, उस ग्रुप में और ज़्यादा ध्यान दिया, जैसे जमींदार और लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, अब जमींदार जो और लैंडलॉर्ड्स है, ये क्या, इनके पास लैंड बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ऐसे कोई प्रॉब्लम आएगी, बाहर से कोई अटैक करेगा, तो अपनी लैंड्स को दे देंगे, उनके पास पैसे भी काफ़ी हद तक है, तो वो हेल्प कर देंगे उन्हें। या फिर जो भी उनकी आर्मी है ब्रिटिशर्स की, तो उनको खाने के लिए ये सब चीज़ें पूर्ति करेंगे। तो ये सब दिमाग लगाए थे कौन, ब्रिटिशर्स, की अगर हम उनके रिएक्शनरी ग्रुप, मतलब जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है जिससे हमें हेल्प हो सकती है, अगर हम उससे ध्यान दें, उस पर इंडियंस की हेल्प करें, तो उससे हमें भी हेल्प मिलेगी, जो बाहर से अटैक करेंगे उससे बचने के लिए। ठीक है, ये था प्रिंसली स्टेट्स के साथ जो रिलेशन बनाए ब्रिटिशर्स ने। नेक्स्ट है एंड ऑफ मुगल्स। मुगल्स का मीन्स मुगल एम्पायर का एंड कहाँ पर हुआ, बहादुर शाह सेकेंड, ये कहाँ के थे, दिल्ली के थे। दिल्ली में जब इन्होंने ये अगेंस्ट में गए ब्रिटिशर्स के, वहाँ पर लड़ाई किए, तब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन्हें अरेस्ट कर लिया, बहादुर शाह सेकेंड को, और फिर बाहर निकाल दिए, एक्साइल्ड मीन्स कंट्री के बाहर निकाल दिए। कहाँ पर भेज दिए, रंगून में भेज दिए। ठीक है, रंगून में भेज दिए, जहाँ पर उनकी 1862 में डेथ हो गई। ठीक है, और यहीं से ये लास्ट थे बहादुर शाह सेकेंड मुगल डायनेस्टी के। मुगल डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, बहादुर शाह सेकेंड, दिल्ली के थे। ठीक है, यहाँ से मुगल्स का एंड हो गया। नेक्स्ट है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी क्या थी, ब्रिटिशर्स बिलीव्ड दैट कॉन्स्पिरेसी हैज्ड बाय मुस्लिम्स। ब्रिटिशर्स क्या बिलीव किए कि कॉन्स्पिरेसी हैज्ड मीन्स षड्यंत्र कौन रचे, मुस्लिम्स ने। जितने भी मुस्लिम्स हैं उन्होंने षड्यंत्र रचा और उसी से ये रिवॉल्ट हुआ। उन्होंने ही कुछ ऐसा किया कि जिससे सारे लोग भड़क गए और ये रिवॉल्ट हुआ। ठीक है, ये लड़ाई हुई। आफ्टर 1885 पॉलिसी वॉज रिवर्स्ड, ये रिवर्स्ड हो गई। अब क्या किए ये ब्रिटिशर्स, जब ये कहे कि मुस्लिम ने ही ऐसा किया, उसके बाद जितने भी मुस्लिम्स थे सबको पनिशमेंट दिए। ठीक है, सबको पनिश किए, कौन, ब्रिटिशर्स ने, जितने भी मुस्लिम्स थे उनको। आफ्टर 1885 पॉलिसी वॉज रिवर्स्ड, 1885 के बाद ये पॉलिसी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। सोशल डिस्टेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, अब क्या हो गया, पहले मुस्लिम्स के खिलाफ थे, उनके जो ब्रिटिशर्स हैं उनके अगेंस्ट में ही थे। फिर इसके बाद में क्या हुआ, अब लड़ाई किनके बीच में हो गई, हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में भेदभाव होने लगे, आपस में ही हिंदू और मुस्लिम्स लड़ने लगे। ठीक है, ये क्या था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। समझ में आया। जब ये मतलब क्या कहे कि जो भी लड़ाई हुई है वो किन की वजह से, मुस्लिम्स की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं था। जब लड़ाई हुई थी तब सब ने, वो चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, सब ने साथ मिल करके ही इस रिवॉल्ट को किया। ठीक है, मीन्स लड़ाई लड़ी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या मानते थे कि मुस्लिम्स की वजह से ही इन्होंने ही कुछ ऐसा किया जिससे सारे लोग इनके खिलाफ चले गए, और फिर मुस्लिम को सारे जिन एरिया में लड़ाई हुई थी उन एरिया में जितने मुस्लिम्स थे उन्हें पनिश किया गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा फर्स्ट वॉर से। डॉक्टर R.C. मजुमदार सेज दैट एक्सटिंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल ब्रॉट ग्रेव इकोनॉमिक पर्ल्स इन इंडिया। डॉक्टर R.C. मजुमदार ने क्या कहा कि एक्सटेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी का जब एंड हो गया, उसका रूल ख़त्म हो, ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल
ख़त्म हो गया, उससे क्या हुआ, इकोनॉमी पर बहुत ही इफेक्ट पड़ा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। ग्रेव इकोनॉमिक पर्लिस मतलब है, ग्रेव इकोनॉमिक पर्लिस का मतलब है कि आर्थिक संकट, ठीक है, मीन्स पैसों से जो रिलेटेड थी वो बहुत ही मतलब वेल्थ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आई, ठीक है। आर्थिक संकट में बहुत मतलब आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा हो गया था इंडिया में। किसने कहा, डॉक्टर आर.सी. मजुमदार ने, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के हटने के बाद। नेक्स्ट है इंडिया एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टिंग फिनिश्ड गुड्स। अब क्या होने लगा कि इंडिया क्या करने लगे, जितना भी इंडिया में रॉ मटेरियल्स है उसको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने लगे, मीन्स भेजने लगे, और उन कंट्रियों से इंपोर्ट करने लगे क्या, फाइनल गुड्स। मतलब इंडियंस ने क्या किया, अपने रॉ मटेरियल को कहाँ भेज दिया, यूरोप में, ब्रिटिशर्स के पास, और वो ब्रिटिशर्स फिर क्या किए, फाइनल गुड्स ले लिए। मतलब इंडिया के लोग फाइनल गुड्स किनसे ले लिए, ब्रिटिशर्स से इंपोर्ट कर लिए, ठीक है। इंडिया बिकम लार्जेस्ट मार्केट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। इंडिया की मार्केट लार्जेस्ट मार्केट हो गई थी, किस चीज़ के लिए, ब्रिटिश गुड्स के लिए। मतलब इंडिया में जितना भी गुड्स था वो सब किसका गुड्स था, ब्रिटिश गुड्स था, क्योंकि इंडिया कोई भी गुड्स बना नहीं पा रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स कहाँ से आ रहे थे, ब्रिटिश से, ठीक है। सारे रॉ मटेरियल ब्रिटिश भेज दिए और ब्रिटिश से फाइनल गुड्स बनकर आ रहा था इंडिया में, और उसी को इंडिया में बेचा जा रहा था, ठीक है। तो क्या होगा, लार्जेस्ट मार्केट बन गई ब्रिटिश गुड्स की, कौन सी मार्केट, इंडिया की मार्केट, ठीक है। इंडिया एक लार्जेस्ट सबसे बड़ी मार्केट बन गई ब्रिटिश गुड्स को बेचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन टैक्स पेयर पेड सैलरीज ऑफ आर्मी। इंडियंस ही टैक्स देते थे जिससे उनकी सैलरी थी किनकी, आर्मी की। इंडियंस ही आर्मियों को मतलब टैक्स देते थे और एज अ सैलरी उन्हें मिलती थी, किन्हें, आर्मियों को, इंडियंस के टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट है मतलब जो भी आर्मी, अब आर्मी कौन थे, ब्रिटिशर्स के ज़्यादातर आर्मी थे, तो उनको सैलरी कौन देते थे, इंडियंस ही। आर्मी किनकी थी, ब्रिटिशर्स थे, जितने आर्मी थे वो सब कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। इंडिया के आर्मी बहुत कम ही लोग थे, उन्हें सैलरी कौन देता था, इंडियंस ही देते थे। हाफ ऑफ टैक्सेस वेंट टू इंग्लैंड, नेम ऑफ होम चार्जेस। होम चार्जेस के नाम से जितना भी इंडिया के लोग को मतलब टैक्स था, जितना भी इंडिया लोग टैक्स देते थे, अब ब्रिटिश का रूल था तो किनके पास जाएगा, ब्रिटिशर्स के पास जाएगा। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, आधा टैक्स इंग्लैंड भेज देते थे, ठीक है। क्या कहते थे, होम चार्जेस के नाम से, कि वहाँ पर भी इंग्लैंड में भी लोग बैठ करके, कुछ ऑफिसर से बैठ करके इंडिया को कंट्रोल में कर रहे हैं, इंडिया में रूल कर रहे हैं, सारी देखभाल कर रहे हैं, इस वजह से होम चार्जेस के नाम से वहाँ आधा टैक्स भेज देते थे। रेलवे, प्लांटेशन एंड शिपिंग। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अब रेलवे सिस्टम भी ब्रिटिश ने लाया, प्लांटेशन इंडिगो की खेती करवाते थे, और टी की, शिपिंग मीन्स जो भी शिप चलवाते थे वो भी ब्रिटिशर्स चलवाते थे। तो ये सब क्या करते, चलवाते थे, और टैक्स भी मतलब इंटरेस्ट भी किनसे लेते थे, इंडियन से लेते थे। अब इंडिया में रेलवे ब्रिटिशर्स चला रहे हैं, तो जो भी खर्चा है वो कौन दे रहा है, इंडियंस के लोग ही दे रहे हैं, उन्हीं से ज़बरदस्ती एज अ टैक्स ले रहे हैं, ठीक है। ये इम्पैक्ट पड़ा इकोनॉमी पर। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द रिवोल्ट। रिवोल्ट का नेचर कैसा था, मतलब कि लोग अलग अलग लोग क्या मानते थे कि ये किसने किया और क्यों किया। सबसे पहले है, कुछ लोग कहते थे सेपॉयज रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, कि जो भी लड़ाई हुई वो क्या कौन किए, सेपॉयज किए, मीन्स जो भी सोल्जर्स थे या जो भी आर्मी थे इंडिया के, सेपॉयज मीन्स सिपाही, वो सब एक साथ मिल करके
ब्रिटिश के अगेंस्ट में गए और ये लड़ाई लड़े। ठीक है, कुछ लोगों का कहना क्या था कि सिपॉयज की ही ये चाल थी, सिपॉयज ही क्या किए हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थे। सबसे ज़्यादा जो थे ब्रिटिश के अगेंस्ट में वो कौन थे, सिपॉयज थे, और जो कॉमन पीपल थे, कॉमन पब्लिक थी, वो बहुत ही कम लोग थे जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में थे, ऐसा कुछ लोग ने कहा। नेक्स्ट है हिंदू मुस्लिम्स कॉन्स्पिरेसी। बहुत से लोग कहते थे, मतलब कुछ लोग ये कहते थे कि सिपॉयज अगेंस्ट में थे, कुछ लोग ये कहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक साथ मिल करके ब्रिटिशर्स को हटाना चाहते थे। ठीक है, इस वजह से उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी। ठीक है, कुछ लोग क्या कहते थे कि हिंदू मुस्लिम की ही ये षड्यंत्र थी, ये षड्यंत्र रचे कि हमें ब्रिटिश के अगेंस्ट में जाना है और उनसे लड़ाई करके ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालना है, ये कुछ लोगों का कहना था। फिर है नेशनलिस्ट वीडी सावरकर। एक नेशनलिस्ट थे, मीन्स राष्ट्रवाद थे। कौन, वीडी सावरकर। इनकी एक बुक थी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वीडी सावरकर की एक बुक थी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इन्होंने ये कहा कि ये लोग क्या कि इंडिया में जो लोग थे, वो चाहे सिपॉयज हो या जो कॉमन पीपल है, वो सब परेशान हो करके इन्हें हटाना चाहती थी। इनका जो भी पकड़ है या जो कंट्रोल है उसको हटाना चाहती थी। ठीक है, और ऐसी बात नहीं है कि हिंदू मुस्लिम में भेदभाव हो रहा था बीच में, दोनों हिंदू और मुस्लिम्स दोनों मिल करके ब्रिटिश के अगेंस्ट में ये लड़ाई लड़े हैं। ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, मीन्स हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई भेदभाव नहीं था उस टाइम पे जब ये लड़ाई लड़ी गई। दोनों लोग साथ मिल करके इस लड़ाई को लड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक बुक है किनकी, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने मेंशन किया है, बताया है कि सिपॉय म्यूटिनी। जवाहरलाल नेहरू क्या बताए हैं इस बुक में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक में, कि सिपॉय म्यूटिनी कि ये जो रिवॉल्ट हुआ है वो किनके वजह से हुआ है, मतलब ये कौन किए हैं, सिपॉयज किए हैं, सिपाही की वजह से। मीन्स सिपाही ही जितने आर्मी सोल्जर्स थे नेटिव मीन्स इंडिया के, वही सब मिल करके एक साथ मिल करके इस लड़ाई को लड़े हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में गए हैं। ठीक है, ये इनका कहना था। और यही कुछ मतलब इन्हीं ये वॉर से पता चल रहा है, बहुत से लोग इस वॉर में अपनी जान गंवा दी है। इस लड़ाई में इंडिया को ब्रिटिशर्स के रूल से हटाना चाहते थे, ब्रिटिशर्स को हटाना चाहते थे। इस वजह से बहुत से लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, मंगल पांडे थे, कुंवर सिंह थे, तांत्या तोपे थे। ये सब लोग थे जिन्होंने बहुत ही मेहनत की इस पर और अपनी जान को भी गंवा दिए इस लड़ाई में। ठीक है, इससे इंस्पायर्ड होकर के कुछ टाइम बाद इन जितने भी लोग लड़े थे, इनसे इंस्पायर्ड होकर के और भी लोग क्या करने लगे कि हमें भी अपने कंट्री के लिए अगर हमें फ्री होना है तो हमें ब्रिटिश के अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ना होगा। ठीक है, ये फर्स्ट वॉर था इंडिपेंडेंस का, 1857 में ये वॉर लड़ा गया था। ठीक है, मीन्स जो पहला कदम उठाया गया था इंडिपेंडेंस के लिए वो कब किया गया, 1857 में। समझ में आ गया इतना? यहाँ से फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। समझ में आ गया? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।